हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपको सारा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सारी बातें बताऊँगी। पूरा आपको एक तरह से रोड मैप पूरा बताऊँगी। सबसे पहले इन्वेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है हमें। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसके लिए हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए हर इंसान को। सबसे पहले टू फाइट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जैसे कि कोई भी प्राइस है, जैसे भी आज हम 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हैं, वही इन फ्यूचर 20 रुपीज़ की हो सकती है। या फिर बचपन में आप जो 10 रुपये की चीज़ें खरीदते थे, वही आप 20 रुपये खरीद रहे हैं आज। तो एक पर्टिकुलर रेट से या फिर किसी भी रेट से प्राइस का इंक्रीज़ होना, सिर्फ एक चीज़ में नहीं, ओवरऑल इंक्रीज़ होना, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद के प्लान्स के लिए हमें इन्वेस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो रिटायरमेंट के बाद हम अर्न तो नहीं करेंगे, पर हमारे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पैसों को ऐसे इन्वेस्ट करें जहाँ वो हमें एक अच्छे रेट पे कमा के दे सकें। तीसरा, जो कि हमारे सबका फेवरेट है, हम सब चाहते हैं लाइफ की एस्पिरेशंस जो हमारी होती है, डिज़ायर्स, वो फुलफ़िल करने के लिए कार खरीदनी है। अब इन चीज़ों के लिए आप सिर्फ सेविंग कर करके नहीं कमा सकते, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टिंग करनी ज़रूरी है। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग ये तो पता चल गई कि हमें क्यों ज़रूरी है, पर अब कहाँ करें, कौन सी जगह करनी चाहिए, हमें क्या क्या सोर्सेज है जहाँ से हम कर सकते हैं, और किस लोकेशन क्या होना चाहिए हमारा। सारा, जैसे लोग कहते हैं इक्विटी में लगाओ, तो सारा क्या इक्विटी में लगा दें? नहीं। या फिर सारा फिक्स डिपॉजिट्स बैंक्स में लगा दें? नहीं। तो इसका एक पर्टिकुलर लोकेशन है जो मैं अभी बताऊंगी आपको। सबसे पहले कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए मेजरली हमारे पास 4 सोर्सेज हैं: फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी, रियल एस्टेट एंड गोल्ड। अभी होते क्या हैं फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स? फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेनली ये बॉन्ड्स वगैरह होती हैं जो हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, या कोई प्राइवेट एजेंसी इशू करती है, या कोई प्राइवेट या कोई पब्लिक कंपनी। इक्विटी जो होता है, इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, स्टॉक से कि कितना आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट रियल एस्टेट में जैसे बिल्डिंग खरीद लेना, उससे रेंटल इनकम अर्न करना, या फिर बिल्डिंग की जो एप्रिसिएशन वैल्यू है, जो कुछ टाइम बाद जो वैल्यू बढ़ जाएगी, उससे अर्न करना। गोल्ड, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं इंडिया में, गोल्ड खरीद लेना, या फिर कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज भी ऐसी होती है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इसमें हम लिमिटेड रिस्क होता है, साथ में लिमिटेड रिटर्न। ये इसकी सबसे बड़ी एक तरह से कमी भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जितना लगाते हैं उसमें बहुत कम ही रिटर्न मिल पाता है, लेकिन एक तरह से सेफेस्ट रूट भी है। जैसे कि फर्स्ट, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स हैं। आपका बैंक्स में जाके अपने फिक्स डिपॉजिट डालते हैं, 7 से 8% तक आपको मिल जाता है साल का। ठीक है, तो ये तो सबको पता ही है। इसके अलावा हमारे पास हैं बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स होती क्या है? बॉन्ड्स होती है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक तरह से दो पार्टीज़ के बीच में। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक आप जो वो बॉन्ड ले रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है कि अगर समझ लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 80 रुपये बोलती है कि 80 रुपये आज तुम 80 रुपये उसे दो, इन फ्यूचर आफ्टर जितने भी साल का टाइम पीरियड वो डिसाइड करती है, या 2 साल बाद 3 साल बाद वो 100 रुपये आपको देगी। तो आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आफ्टर 3 ईयर्स आपको 80 रुपये के बदले 100 रुपये मिलेंगे। इसमें कोई परसेंट नहीं मिलते, इसमें एग्जैक्टली मिल जाता है। तो बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी हैं जो बॉन्ड्स इशू करती हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज़, ये सब अपनी अपनी अलग से बॉन्ड्स इशू करती हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ है जो अपने बॉन्ड्स इशू करती है। ये भी एक तरह से आपसे पैसे लेती है, और बस इसमें देखो अब लिमिटेड रिस्क लिखा। बैंक डिपॉजिट्स में रिस्क बहुत कम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आपको रिस्क बहुत कम है, गवर्नमेंट एजेंसी से भी आपको रिस्क बहुत कम है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में थोड़ा रिस्क आ जाता है, इसलिए कहते हैं लिमिटेड रिस्क है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता। बॉन्ड्स में आपको मोस्टली श्योरली होता है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो लिमिटेड रिस्क है, पर आपको लिमिटेड रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि आप 10 साल बाद एक्सपेक्ट करो कि मैंने 80 रुपये लगाए थे तो मेरे को 120 मिल जाएंगे। जो आपने उस दिन डिसाइड किया आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फिक्स्ड इनकम। अब फिक्स्ड इनकम के बाद है हमारे पास इक्विटी। इक्विटी एक काफ़ी अच्छा सोर्स है, पर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, पर अगर रिस्क है तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है NSE और BSE। NSE क्या है? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे काफ़ी पुराना है, नेशनल उससे थोड़ा नया है बस। तो जो इन दोनों में आप इन्वेस्ट करेंगे ब्रोकर के थ्रू, जो आपको पता ही है। इसके बारे में डिटेल में मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है, तो फिर उसमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? रियल एस्टेट में सिंपल है, बिल्डिंग्स वगैरह खरीद के आप डायरेक्टली बिल्डिंग्स भी खरीद सकते हैं, कि वरना कुछ कंपनीज़ भी होती हैं जो रियल एस्टेट में बिज़नेस करती हैं, वो कंपनीज़ वगैरह खरीदती हैं और वो अपने जब शेयर्स इशू करती हैं तो आप उनके थ्रू वो कर सकते हो। अगर आप ऐसे अपनी कंपनीज़ वगैरह, अपने बिल्डिंग्स वगैरह खरीदते हो तो इससे आप रेंटल इनकम अर्न कर सकते हो, या जो उस बिल्डिंग की प्राइस अगर बढ़ेगी इन फ्यूचर तो उससे अर्न कर सकते हो। दिक्कत ये होती है इसमें कि इसमें बहुत ज़्यादा कैश लगता है, हाई कैश लगता है स्टार्टिंग में ही, और इसमें एस्टिमेटेड रिटर्न भी नहीं पता होता कि इतना रिटर्न मिलेगा आपको। और रियल एस्टेट की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, ये श्योर है, एक्सेप्ट जो 2008 में जो क्राइसिस हुई थी वो भी अमेरिका की साइड, हमारे में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बिल्डिंग्स में आपका फ़ायदा ये होता है। अब हमारे पास है गोल्ड एक काफ़ी अच्छा सोर्स है, सेफेस्ट रूट कह सकते हैं हम इसे। पहले तो आप डायरेक्टली ज्वेलरी वगैरह कोई खरीद सकते हो, इन फ्यूचर जब उसका प्राइस बढ़ जाए तो बेच सकते हो, ये सबसे नॉर्मल है जो कि हर कोई करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है ना बॉन्ड्स इशू करती है गोल्ड में। अब सुना होगा गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड्स इशू करी हैं, तो ये RBI के थ्रू होती हैं और कई, तो आप इनको ले सकते हो। इसके अलावा एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, तो इन फ्यूचर मैं आपको बताऊँगी, जो इसके लिए अलग से सबकी सेपरेट वीडियोज़ बनेंगे भी, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा ये हमारे पास 4 मेजर सोर्सेज है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने बोला था कि हम कैसे डिवाइड करें कि किस में कितना लगाएं। अब इसके लिए एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप यंग है, 26 के आसपास हैं या उससे कम है और आप अर्न करते हैं, तो आप इजीली 70% आप इक्विटी में लगा दो, क्योंकि वो आपका, आप अभी रिस्क ले सकते हो, अभी आपकी वो एज है कि आप रिस्क ले। इसके अलावा फिक्स इनकम में रखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ 20% फिक्स इनकम में भी रख लो, ताकि अगर बाई चांस ऐसा ना हो, पर ऐसा होता है, लॉस हो बाई चांस या कुछ हो, तो आपके पास फिक्स इनकम हो एक सोर्स। इसके अलावा 10% आपके पास गोल्ड होगा, गोल्ड यानी प्रीशियस मेटल्स में आप इन्वेस्ट जो करोगे, तो ये भी आपके पास एक तरह से बैकअप प्लान रहेंगे। एक तरह से आपके पास फिक्स इनकम और प्रीशियस मेटल्स 70% पे अभी आप कर सकते हो, पर अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट फिक्स इनकम रखना चाहिए, कि आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आप 20% इक्विटी मार्केट में भी कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो आप इतना थोड़ा तो। और इसके अलावा बाकी प्रीशियस मेटल्स में, गोल्ड्स में, सिल्वर में, इन सब में कर सकते हो। हर कोई अपने अकॉर्डिंग रिस्क ले सकता है, बस यही है। और इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, एंड मैं सबकी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी,